फार्माकोलॉजी का इंपॉर्टेंट यूनिट हम आज डिस्कस करेंगे, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स क्या होते हैं? जो हमारे शरीर में खून का प्रोडक्शन करते हैं, हम उनको ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स कहते हैं। ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? रेड बोन मैरो में। रेड बोन मैरो क्या होता है? लॉन्ग बोन का जो कॉर्नर होता है वहां पर रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहता है। इसी को हम ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कहते हैं। और लिवर में, स्प्लिन में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनमें लिवर और स्प्लीन में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ब्लड के फॉर्मेशन को हम एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। ब्लड में जो आरबीसीएस प्रेजेंट रहता है उसी की वजह से हमारा ब्लड रेड होता है, क्योंकि आरबीसीएस पे हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन होता है हीम प्लस ग्लोबुलिन प्रोटीन से। हीम मतलब होता है आयरन। तो आयरन की प्रेजेंस की वजह से ब्लड हमारा रेड होता है। तो हम इस यूनिट में पढ़ेंगे ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग एजेंट। तो इसमें आता है आपका हीमेटेनिक्स, एंटीकोएगुलेंट्स, एंटीप्लेटलेट्स और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो कि खून के कोएगुलेशन को प्रमोट करें। कोएगुलेशन मतलब होता है थ्रोम्बोसिस, मतलब थक्का जमना, खून का थक्का जमना, खून का क्लॉट बनना। इसको हम कोएगुलेशन बोलते हैं। ठीक है। तो ऐसी दवाइयां जो कोएगुलेशन को प्रमोट करती हैं हम उनको कोएगुलेंट्स कहते हैं। ठीक है। और ये हैमरेज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है। हैमरेज डिसऑर्डर क्या होता है? मतलब ब्लीडिंग। यदि बॉडी में इंटरनली कहीं ब्लीडिंग हो रही है, उस ब्लीडिंग को हमें स्टॉप करना है, तो हम कोएगुलेंट ड्रग्स यूज करते हैं। कोएगुलेंट ड्रग का एग्जांपल है विटामिन के इंजेक्शंस यूज होते हैं, फेरिक क्लोराइड और इथाम साइलेट। इथाम साइलेट को हम यूज करते हैं ब्लीडिंग को रोकने के लिए। जैसे कोई पाइल्स का पेशेंट है, वो स्टूल पास कर रहा है, उसको एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है ना, तो उस केस में हम इथाम साइलेट का इंजेक्शन लगाते हैं। टैबलेट फॉर्म में भी आता है ना। अब जैसे कोई न- किसी का मेनोरिया का प्रॉब्लम है ना, लंबे समय तक ब्लीडिंग हो रही है, 3-4 दिन से ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से एनीमिया हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लड की वजह से एनीमिया हो सकता है, एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से। तो उस हमें ब्लीडिंग को यदि रोकना है तो हम इथाम साइलेट का इंजेक्शन यूज करते हैं। तो विटामिन के, फेरिक क्लोराइड, इथाम साइलेट, इसको हम कोएगुलेंट ड्रग्स कहते हैं। और ये ब्लड की क्लॉटिंग प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारी बॉडी से ब्लड लॉस को प्रिजर्व किया जा सकता है, ब्लड लॉस को रोका जा सकता है। नेक्स्ट आता है एंटी कोएगुलेंट ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जो कि कोएगुलेशन, जो थ्रम्बस है, ठीक है, उसका ब्रेक डाउन करें, मतलब कोएगुलेशन को कम करें, है ना। कोएगुलेंट का अपोजिट है एंटी कोएगुलेंट। जो काम कोएगुलेंट करते हैं उसके अपोजिट काम कौन करता है? एंटी कोएगुलेंट करता है। एंटी कोएगुलेंट का काम है कोएगुलेशन को कम करना, खून के थक्का जमने को रोकती हैं जो दवाइयां, उनको हम एंटी कोएगुलेंट ड्रग कहते हैं। ऐसी दवाइयों को हम ब्लड थिनर भी कहते हैं। ये खून को पतला करने वाली दवाइयां होती है, और ये क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देती हैं। क्लॉटिंग टाइम, ब्लीडिंग टाइम क्या होता है? जब कहीं कोई वेसल डैमेज हो जाए, कोई कट लग जाए, तो खून बहना शुरू हो जाता है। तो जब तक खून बहता है हम उसको ब्लीडिंग टाइम कहते हैं। और जितनी देर में क्लॉट का फॉर्मेशन होता है हम उसको क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। तो ब्लीडिंग टाइम को शॉर्ट में हम बीटी कहते हैं, और क्लॉटिंग टाइम को शॉर्ट में सीटी कहते हैं। तो बीटी और सीटी का डेफिनेशन हमें पता होना चाहिए, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है और ब्लीडिंग टाइम क्या होता है। ब्लीडिंग मतलब खून बहना। तो एक्सटर्नली भी खून बह सकता है, इंटरनली भी खून बह सकता है। सपोज किसी की स्किन पे कोई कट लग जाए तो खून का बहना शुरू हो जाता है। और यही खून यदि शरीर के अंदर बहता है तो हम उसको इंटरनल ब्लीडिंग कहते हैं। तो ब्लीडिंग ब्लीडिंग को रोकती कौन सी दवाई है? वो होती है कोएगुलेंट। ठीक है। और एंटी कोएगुलेंट मेडिसिन कौन सी होती है? वारफेरिन और हेपेरिन। हेपेरिन हमारी बॉडी में नेचुरली भी पाया जाता है, जो कि खून को जमने नहीं देता। क्योंकि हमारे शरीर में खून बह रहा है लेकिन जमता नहीं है। इसलिए नहीं जमता क्योंकि उसमें हिपेरिन प्रेजेंट रहता है, और हिपेरिन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हिपेरिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, एंटीकोएगुलेंट की तरह काम करता है। सपोज किसी की बॉडी में कहीं कोई थ्रम्बस का फॉर्मेशन हो गया है, जो क्लॉट्स होते हैं ये वेजल्स को, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक कर देते हैं। तो हमारे हार्ट को जो आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, न्यूट्रिशन सप्लाई करती है, हम उसको कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाती है तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन डेवलप होने की पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि हार्ट को प्रॉपर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं मिल पाते। तो उस क्लॉट को यदि हमें डिसॉल्व करना है, उसको हमें तोड़ना है, उसको ब्रेक डाउन करना है, तो उस केस में हम हिपेरिन के इंजेक्शन लगाते हैं।
तो ये ड्रग्स कहलाती है हमारी एंटी कोएगुलेंट, जो थ्रम्बस को, क्लॉट को तोड़ेंगी, ठीक है, जिससे ब्लॉकेज दूर हो जाएगा। या कहीं किसी के ब्रेन में कोई नस चोक हो गई है ना, तो उस नस को खोलने के लिए इस टाइप के इंजेक्शंस का उपयोग किया जाता है। हीमोस्टैटिक ड्रग्स क्या होते हैं? हीमोस्टैटिक ड्रग्स वो होते हैं जो खून खून का थपका जमने का जो प्रोसेस होता है उसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ठीक है, किसी की बॉडी में कहीं कोई कट लगा, खून बह रहा है, अब वो खून थोड़ी देर बाद बहना रुक जाएगा, ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी, थक्का जम जाएगा, तो इसको हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ये हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जिसके थ्रू हमारी बॉडी ब्लड को प्रिजर्व करती है, क्योंकि ब्लड हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ह्यूमन बीइंग में, एडल्ट में अराउंड 5 साढ़े 5 लीटर ब्लड होता है, फीमेल में ½ लीटर कम होता है। तो इतना वॉल्यूम हमारे बॉडी में ब्लड का होना चाहिए, इससे कम यदि हो जाएगा तो हमारी डेथ हो सकती है। तो उसको इन दवाइयों से मैनेज किया जाता है। यदि हमें ब्लीडिंग को रोकना है तो हम कोएगुलेंट रख देंगे, ठीक है, और यदि कहीं पर ब्लड का क्लॉट बन गया है बॉडी में तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एंटी कोएगुलेंट रख देंगे। कोएगुलेंट का एग्जांपल है विटामिन के, फेरिक क्लोराइड और इथामथाइलेट का इंजेक्शन। और एंटी कोएगुलेंट का एग्जांपल है वॉरफेरिन और हिपैरिन। ठीक है, हिपैरिन आईवी रूट से दिया जाता है। शॉक क्या होता है? शॉक वो कंडीशन होती है जिसमें हमारे बॉडी सेल टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता है, तो ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई हाइपोक्सिया की कंडीशन डेवलप होती है, ठीक है, जिसमें पेशेंट को ऑक्सीजन मास्क के थ्रू ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है। अब हेमिटेनिक्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जाती है। ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर में खून के प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, हम उनको हेमिटेनिक्स कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल है आयरन, विटामिन B12 जिसको हम साइनोकोबालामीन कहते हैं, विटामिन B9 जिसको हम फॉलिक एसिड कहते हैं, और एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो किडनी बनाती है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट, ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंट की ब्लड के प्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी में जरूरत पड़ती है। विटामिन B9, B12, आयरन और एरिथ्रोपोइटीन। और एनीमिया ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड को हम हीमोग्लोबिन हीमो हीमो एनीमिया कहते हैं। ठीक है, लैक ऑफ ब्लड। ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन के नाम तो आपको पता ही है, बोन मैरो, लिवर, स्प्लिन, ठीक है। और आरबीसीएस का जो लाइफ स्पान होता है वो 120 डेज होता है, उसके बाद वो एपोप्टोसिस के थ्रू, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू अपने आप को किल कर लेती है। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें एनीमिया डेवलप हो सकता है? किसी का एक्सीडेंट हो जाए, सडन बॉडी से काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो जाए, ठीक है, या किसी की बॉडी में ब्लड का प्रोडक्शन प्रॉपर ना हो पाए, या बोन मैरो का डिप्रेशन हो जाए जिस वजह से आरबीसीएस ना बन पाए, या हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाए। हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसीएस का ब्रेकडाउन होने लगता है, जिस वजह से नंबर ऑफ आरबीसीएस कम होने लगती है। आरबीसीएस की सरफेस पे हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से एनीमिया हो सकता है ना। पीरियड्स में यदि बहुत ज्यादा ब्लड जा रहा है उससे भी एनीमिया हो सकता है ना। और प्रेग्नेंट लेडी को यदि प्रॉपर आयरन और फॉलिक एसिड और साइनोकोबालामिन विटामिन नहीं मिल पा रहे हैं तो उस केस में, है ना, प्रेग्नेंट लेडी की आयरन की नीड बढ़ जाती है, लैक्टेटिंग वुमेन की नीड बढ़ जाती है ना। तो उनको प्रॉपर मिनरल मिलना बहुत जरूरी है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, जिसमें खून की कमी है उसको खून का बॉटल चढ़ाया जाता है, और उसको विटामिन B9, B12 और आयरन के टैबलेट्स दिए जाते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी में खून का प्रोडक्शन प्रॉपर हो सके। फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि फाइब्रिन को डिसॉल्व करते हैं। फाइब्रिन बनता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन से, ठीक है। एक प्रोटीन होता है हमारी बॉडी में जिसको हम प्लाज्मिनोजन कहते हैं। प्लाज्मिनोजन प्रोटीन से प्लाज्मीन बनता है और प्लाज्मीन से फाइब्रिन बनता है। तो जो फाइब्रिन होता है इसी की वजह से क्लॉटिंग होती है। तो फाइब्रिन को यदि हम डिसॉल्व कर दे तो हमारे जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो ऐसे ड्रग्स जो कि फाइब्रिन का ब्रेक डाउन करते हैं, उसको डिसॉल्व करते हैं, हम उसको फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स कहते हैं। लाइटिक मतलब होता है तोड़ना। और ये जो फाइब्रिनो वर्ड आया है, ये आया है फाइब्रीन से। तो फाइब्रिन यदि टूट जाएंगे तो ब्लड का जो क्लॉट है वो डिसॉल्व हो जाएगा। तो प्लाज्मिनोजन प्रोटीन का नाम आप याद रखेंगे, ये हमारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हमारे ब्लड की कंपोजिशन में WBCS होता है, RBCS होता है और प्लेटलेट्स होता है। प्लेटलेट्स का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग, थक्का जमाने में हेल्प करते हैं, आपस में एग्रीगेट होके आपस में चिपक जाते हैं और एक फाइबर के जाल में फंस के क्लॉटिंग बनाते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस ऑफ ब्लड कोएगुलेशन है।
इन ड्रग्स के एग्जाम्पल है प्लाज्मिनोजन, अल्फा 2, एंटीप्लाज्मीन ड्रग, और स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस जो मेडिसिन है, ये एक बैक्टीरिया से निकलने वाला प्रोटीन होता है, ठीक है, जो हीमोलाइसिस परफॉर्म करती है। हीमोलाइसिस मतलब आरबीसीएस को तोड़ेगी ये, ठीक है, हीमोलाइटिक प्रोटीन। अब इसके यूजेस क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स यूज होती है, क्योंकि जो वेन्स में जो थ्रोम्बोसिस हुई है ना, डीप वेन थ्रोम्बोसिस भी कहते हैं इसको। इस थ्रोम्बोसिस की वजह से जो रक्त का प्रवाह है इसके बीच में ऑब्स्टेकल आ जाता है, तो इसको कम करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं जो कि क्लॉट को डिसॉल्व करते हैं। पल्मोनरी इम्बोलिज्म के केस में यूज करते हैं, है ना। अब प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो कि हाइपोवॉल्मिया की कंडीशन में यूज की जाती है। हाइपोवॉल्मिया मतलब होता है ब्लड वॉल्यूम का बॉडी में कम हो जाना, तो डिहाइड्रेशन की वजह से हो सकता है, ठीक है, या पेशेंट को कोई एंडोटॉक्सिक शॉक लग गया हो, जहर की वजह से उसके बॉडी में आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन हो रहा हो, ठीक है, स्टारवेशन का प्रॉब्लम हो, भूखा हो, प्यासा हो, पानी नहीं पी पा रहा हो, ट्रॉमा हो या बर्न हो, जल गया हो, ठीक है, या उसको बहुत ज्यादा एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो गया हो, तो उस केस में प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर को यूज किया जाता है या आईवी रूट से दिया जाता है। इसकी आइडियल प्रॉपर्टी होती है ये नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, पायरोजन से फ्री होना चाहिए, आइसोटोनिक विद ब्लड होना चाहिए, और नॉन एंटीजेनिक होना चाहिए, चीप होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट होना चाहिए। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? ये ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में वाटर रिटेन होने लगता है और ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। एंजियो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम से हमारी बॉडी में फ्लूइड को मेंटेन किया जाता है। अब इसके ड्रग्स के एग्जांपल है ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, जिलेटिन, पॉलीविनाइल, पायरोलिडोन, हाइड्रोक्सी मिथाइल स्टार्च। तो ये एग्जांपल हो गए प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर के। अब हम बात करते हैं आयरन्स की कुछ प्रिपरेशन जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट। ये आयरन के फॉर्मुलेशंस होते हैं जो कि एनीमिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। आईवी रूट से भी यूज किए जाते हैं। इसमें आयरन डेक्सट्रॉन का इंजेक्शन आता है, आयरन सॉर्बिटॉल, सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स, ये आईवी रूट से दिए जाने वाले ड्रग हैं। इनके यूज क्या है? क्रॉनिक ब्लड लॉस के कंडीशन में, या एक्सेस ब्लड लॉस हो गया है पीरियड्स में, उस कंडीशन में ये ब्लड की कमी को बॉडी में पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडी को लगाए जाते हैं, और इन्फेंट में यदि आयरन की कमी हो तो उस केस में भी ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं छोटे बच्चों में। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करते हैं, हम उनको एंटीप्लेटलेट ड्रग्स कहते हैं। इसमें से एक ड्रग आप पढ़ चुके हो एनसेड कैटेगरी में, इसका एग्जांपल है एस्पिरिन। एस्पिरिन इज कॉल्ड एंटीप्लेटलेट ड्रग, ये प्लेटलेट के एग्रीगेशन को कम करता है। दूसरा ड्रग है क्लोपिडोग्रेल, और तीसरा ड्रग है डाइपाइरिडो पाइरिडामोल। डाइपाइरिडामोल, तीन ड्रग है जो एज ए एंटीप्लेटलेट ड्रग काम करते हैं, एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और डाइपाइरिडामोल। एक ड्रग और है टिक्लोडिपीन। तो ये चार ड्रग के नाम आप याद रखोगे, ये एंटीप्लेटलेट ड्रग है। एंटीप्लेटलेट ड्रग क्या होते हैं? जो कि प्लेटलेट एग्रीगेशन को कम करते हैं, मतलब ये थक्का नहीं बनने देंगे, ठीक है। अब ये ड्रग का उपयोग हम कहाँ करेंगे? कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस में करेंगे। मतलब कोरोनरी आर्टरी में यदि थ्रोम्बोसिस हो गई, थ्रोम्बोसिस का मतलब थ्रम्बस का फॉर्मेशन, मतलब क्लॉट का बनना, ठीक है, क्लॉट का बनना, तो उसमें हम इसको यूज करते हैं। और पल्मोनरी इम्बोलिज्म में यूज करते हैं, और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में यूज करते हैं। तो ये इसके क्लिनिकल इंडिकेशंस हो गए। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या है एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के? कभी कभी इसको खाने से स्किन पे रैशेस आ जाते हैं, अल्सरेशन हो जाता है, हमारा जो स्टमक है उसका जो इनर लेयर है वहां पर इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से अल्सर हो जाता है। और एब्डोमेन डिस्कम्फर्ट मतलब पेट में दर्द होना, अपसेट स्टमक मतलब पेट खराब होना, हार्टबर्न मतलब छाती में जलन जैसे महसूस होना, ड्राउजीनेस मतलब मदहोशी और थका थका सा लगना, टायर्डनेस, फटीग, और क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग मतलब मसल्स में पेन होना, पेट का जो मसल्स होता है एब्डोमेन एरिया का, वहां पर क्रैम्पिंग आना। तो ये एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के साइड इफेक्ट है। तो यहाँ पर हमने ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है, ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। इसमें हमने डिस्कस किया हेमेटेनिक्स क्या होते हैं, एंटीकोएगुलेंट्स क्या होते हैं, एंटीप्लेटलेट ड्रग्स क्या होते हैं,
और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स क्या होते हैं। और इन ड्रग्स के हमने दो दो चार चार एग्जांपल्स देखे और इनकी डेफिनेशन देखी, इनके क्लिनिकल यूजेस, कहाँ पर इन दवाइयों को यूज किया जाता है। तो ये यूनिट यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट है आपको? एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। इस यूनिट में हमें 4 कैटेगरी के ड्रग्स पढ़ने हैं। हेमिटेनिक्स, एंटीकोएगुलेंट, एंटीप्लेटलेट और थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग्स। ठीक है। कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? ऐसे ड्रग्स जो कि कोएगुलेशन को प्रमोट करते हैं और हेमरेज डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है विटामिन के, फेरिक क्लोराइड और इथामसाइलेट। एंटीकोएगुलेंट वो ड्रग होते हैं जो कोएगुलेशन को रिड्यूस करते हैं। इसको हम ब्लड थिनर्स भी कहते हैं और ये क्लॉटिंग टाइम को बढ़ा देते हैं। इसका एग्जांपल है वॉरफेरिन और हेपारिन। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लॉटिंग टाइम क्या होता है, ये आपको पता है। हीमोस्टेसिस क्या होती है, मतलब खून के थक्के जमने की प्रोसेस को हम हीमोस्टेसिस कहते हैं। ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है। हीमेटोपोइसिस क्या होता है? ह्यूमन बॉडी में ब्लड के फॉर्मेशन को हीमेटोपोइसिस कहते हैं। शॉक क्या होता है? शॉक एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें बॉडी के सेल और टिश्यू को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन को हम हाइपोक्सिया या शॉक कहते हैं। ठीक है। हीमेटेनिक्स क्या होते हैं? ऐसी दवाइयां जो मानव शरीर में खून के फॉर्मेशन को प्रमोट करती है, उसको हम हीमेटेनिक्स कहते हैं। जिसका एग्जांपल है आयरन, विटामिन B9, B12 और एरिथ्रोपोइटीन। ह्यूमन बॉडी के ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन कौन से हैं? रेड बोन मैरो है, ठीक है, और लिवर है और स्प्लीन है। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया इज कॉल्ड लैक ऑफ ब्लड इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में खून की कमी को एनीमिया नाम की बीमारी से जाना जाता है। इसमें इसका पता चलता है ब्लड टेस्ट से। कंप्लीट ब्लड टेस्ट जब कराया जाता है तो हीमोग्लोबिन का लेवल कम आता है। ठीक है। हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है? आरबीसीएस की सरफेस पे प्रेजेंट होता है। अब एनीमिया के रीजन क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट की वजह से ब्लड लॉस हो सकता है, या बॉडी फेल हो सकती है ब्लड के प्रोडक्शन करने में, या रेड बोन मैरो का डिप्रेशन हो सकता है, या हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है। हिमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसीएस का डिस्ट्रक्शन होने लगता है जिस वजह से ब्लड की कमी हो जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए हम खून की बोतल चढ़ाते हैं। और एनीमिया के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। यदि विटामिन B9 की कमी से हुआ है तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। यदि विटामिन B12 की कमी से होता है तो हम इसको परनीशियस एनीमिया कहते हैं। यदि आयरन की कमी से होगा तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। फाइब्रोनोलाइटिक ड्रग्स वो होते हैं जो कि फाइब्रिन को डिसॉल्व करते हैं जिस वजह से क्लॉट का ब्रेकडाउन होता है। ठीक है। तो ये ड्रग्स को हम फाइब्रिनोलाइटिक्स कहते हैं। और फाइब्रिन कैसे बनता है? प्लाज्मिनोजन प्रोटीन कन्वर्ट होगा प्लाज्मिन में, और प्लाज्मिन कन्वर्ट होगा फाइब्रिन में। तो फाइब्रिन यदि नहीं बनेगा तो ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। थ्रोम्बोसिस क्या होता है? थ्रोम्बोसिस मतलब होता है क्लॉट का फॉर्मेशन। यदि किसी भी वेजल में, वेजल मतलब आर्टरी या वेन, उसमें यदि कहीं थक्का जम गया तो उसी को हम बोलते हैं क्लॉट का फॉर्मेशन होना, जो ब्लॉकेज कॉज करता है। और इस ब्लॉकेज की वजह से जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। प्लाज्मिनोजन ड्रग का एग्जाम्पल है आपका अल्फा 2 एंटीप्लाज्मीन और स्ट्रेप्टोकाइनेस। स्ट्रेप्टोकाइनेस कहाँ से मिलता है हमें? ये बैक्टीरिया इसका सोर्स होता है। अब इसका यूज कहाँ किया जाता है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, डीप वेन थ्रोम्बोसिस में और पल्मोनरी इम्बोलिज्म में। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर हमने देखे डिहाइड्रेशन की कंडीशन में, शरीर में यदि पानी की कमी हो जाए, हाइपोवॉल्मिया की कंडीशन हो जाए, ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाए, है ना, उस केस में हम, या तो किसी पेशेंट को जहर की वजह से शॉक लग जाए, ठीक है, तो उस केस में हम ये ड्रग्स यूज करते हैं। स्टारवेशन मतलब पानी न पी पाना प्रॉपर, है ना, ट्रॉमा, बर्न, हेमरेज, ब्लड लॉस, इस कंडीशन में हम आईवी रूट से प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपांडर देते हैं। इसकी आइडियल प्रॉपर्टी हमने देखी, इट शुड बी नॉन टॉक्सिक, इट शुड बी फ्री फ्रॉम पायरोजन, आइसोटोनिक विद ब्लड, और नॉन एंटीजेनिक, चीप और स्टेबल रैपिड मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर को बढ़ा देता है जिस वजह से बॉडी में, ब्लड में वाटर रिटेन होने लगता है और ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इस ड्रग्स के एग्जाम्पल है ह्यूमन एल्ब्यूमिन, डेक्स्ट्रॉन, जिलेटिन, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन और हाइड्रोक्सी मिथाइल स्टार्च। इन दवाइयों के नाम आपको याद रखने हैं। आयरन प्रिपरेशंस के नाम आपको याद रखने हैं, फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट। और आईवी रूट से जो दिए जाते हैं वो आयरन डेक्स्ट्रॉन और आयरन
सॉर्बिटॉल सिट्रिक एसिड कॉम्प्लेक्स। अब इसका यूजेस है क्रोनिक ब्लड लॉस के केस में, है ना, और एक्सेस ब्लीडिंग यदि हो रही है पीरियड्स के दौरान, है ना, प्रेग्नेंट लेडी में और इन्फेंट्स में। एंटीप्लेटलेट ड्रग्स का एग्जांपल है एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रेल और डाइपायरो पायरिडामोल और टिक्लोडिपीन। तो ये एग्जांपल है एटली एंटीप्लेटलेट ड्रग्स के। और इसके यूजेस कहाँ होंगे? कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बोसिस में, पल्मोनरी इम्बोलिज्म में और सेरेब्रल थ्रोम्बोसिस में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है। आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और इसके नोट्स बना लीजिएगा। आप में से किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं तो आज की क्लास यहाँ पर खत्म होती है। सर ये 9 वाला चैप्टर था ना, कोलोजी का? हाँ, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन। ठीक है, चलिए, ओके।